नमस्कार दोस्तों, जैसे कि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन को पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पहले वीडियो में कृषि और उद्यानिकी को खत्म करेंगे। उसके बाद मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, इस बुक में इस बार अपडेट हुआ है। इसके पहले और दूसरे पेज में, 2 पेजों में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी संस्थान हैं, जितने भी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का प्रारंभिक वर्ष और संस्थानों का स्थापना वर्ष का यहाँ पूरा एक साथ कंपाइल करके बना के दे दिया गया है। तो एक बार इसे आप रीड मान ले। तो देखिए, सबसे पहला है चावल अनुसंधान केंद्र लभांडी। तो इसकी स्थापना हुआ था 1903 में। तो चावल अनुसंधान केंद्र लभांडी रायपुर में, उसके 1903 में। 1961 में कृषि महाविद्यालय रायपुर में बना है, जो राज्य का प्रथम कृषि महाविद्यालय है। 1982 में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम रायपुर में बना है। 1983 में दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में। 1983 में राज्य सरकारी दुग्ध महासंघ रायपुर में बना है। उसके बाद 1984 में पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में। 1987 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, जो राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। देखिए, 1987 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बना है और 1961 में बना था कृषि महाविद्यालय। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। फिर 1996 बना है छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य संघ। फिर देखिए, 23 दिसंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी। 31 दिसंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद। जून 2001 में राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण का निर्माण हुआ था। 2000 में किसान समृद्धि योजना प्रारंभ किया गया था, जिसका पूर्व नाम इंदिरा खेत गंगा योजना था। 23 दिसंबर 2003 को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड का गठन किया गया था। 2005-06 में शाकंभरी योजना प्रारंभ हुआ था। 5 मई 2005 को एकीकृत बागवानी मिशन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 5 मई 2005 को ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 2005 को छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड का गठन हुआ था। 17 अगस्त 2006 को राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान का गठन। 2006-07 में ग्राम उत्थान योजना प्रारंभ हुआ। 2007-08 में बीज बैंक योजना। 2007-08 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 2007-08 में धान खरीदी व्यवस्था कंप्यूटरीकृत किया गया था। 2007-08 में कंप्यूटरीकृत। अभी इसे हम देखेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ेंगे, वहां भी देखेंगे डिटेल से। जनवरी 2008 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कॉल सेंटर का संचालन किया गया था। फरवरी 2008 में खाद्य विभाग द्वारा चौल उत्सव की शुरुआत किया गया था। 2008-09 में राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा मत्स्य पालन हेतु 100% अनुदान प्रदान करने की योजना चलाया गया था। देखिए, 2 अक्टूबर 2009 को कृषि जीवन ज्योति योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009। 2010 में प्रथम किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में बना था। और देखिए, अगला है 2012। तो 2012 में दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, यह राज्य का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, इसका निर्माण हुआ था 2012 में। 2012-13 में ही पृथक कृषि बजट प्रारंभ किया गया था। कृषि के लिए पृथक से बजट स्टार्ट किया गया था। 2013-14 में राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ हुआ। 2013-14 में सूक्ष्म सिंचाई योजना। 2014 में जैविक खेती योजना। तो देखिए, जैविक खेती 2014 में। 2014-15 में रेनफेड एरिया डेवलपमेंट योजना की शुरुआत हुई है। 2014-15 में सब मिशन योजना। 2014-15 में कृषि यांत्रिकीकरण योजना। 2014-15 में ही शून्य ब्याज पर ऋण योजना, शून्य ब्याज पर कृषि ऋण योजना, जिसे फसल ऋण योजना के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद था 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री, इसके तहत छत्तीसगढ़ के 3 परियोजनाएं शामिल हैं। फिर 14 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नैम, जिसे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं, इसका प्रारंभ हुआ था 14 अप्रैल 2016 को। 2016-17 में ही कम्युनिटी फेसिंग योजना प्रारंभ हुआ था। फिर 2016-17 में ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016-17 में। फिर देखिए, 2017-18 में सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। फिर 2019 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्वराजी ग्राम योजना 2019 में प्रारंभ किया गया था। फिर 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 2020 में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, जो कि रायपुर में बनाया गया है। ठीक, तो इसे याद रखना है आपको, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय 2020 में बना है। 10 दिसंबर 2021 को मिलेट मिशन। तो 10 दिसंबर 2021 मिलेट मिशन। 24 नवंबर 2021 को चिराग योजना। तो ये चिराग योजना भी 2020-21 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। ठीक, तो ये भी प्रारंभ किया 2020-21 में।
अब चलिए, अब हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कृषि को पढ़ेंगे। तो यहाँ से अब कृषि वाला टॉपिक मेनली स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले परिचय में जो मुख्य डाटा दिए गए हैं उसे देख लेते हैं। तो देखिए, परिचय, प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवार में से 82 परिवार लघु एवं सीमांत 82% परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक हैं। ठीक, तो लघु और सीमांत श्रेणी किसानों को जो है 4-5 श्रेणियों में बांटा गया है, उसमें देखेंगे वृहद से लेकर के सीमांत श्रेणी तक के। ठीक, तो लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों की संख्या 82% है छत्तीसगढ़ के कुल कृषकों में। राज्य की लगभग 80% जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधा पर आश्रित है। राज्य का अधिकतम जनभार कृषि पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में अधिक कार्यरत हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान है, अर्थात यह रोजगार का एक साधन भी है। यहाँ की कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, अर्थात धान की कृषि, धान का, गेहूं का, इन सब की कृषि ज्यादा देखने को मिलता है। कृषि भूमि छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ की कृषि सामान्यतः मानसून पर निर्भर करती है। छत्तीसगढ़ में खरीफ व रबी दोनों फसलें उगाई जाती है। छत्तीसगढ़ को भारत संघ में धान का कटोरा कहा जाता है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति है। अब इसका सांख्यिकी परिचय भी दिया गया है। प्रदेश में नवंबर 2022 तक के 700 कृषक क्लब कार्यरत थे। देखिए, 700 कृषक क्लब नवंबर 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग है। अभी जब करंट अफेयर आएगा उसमें जो है ये डाटा अपडेट हो गया, क्योंकि 700 से अभी जो है बढ़ चुका है। तो जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तभी से देखेंगे। राज्य में अब तक 3473 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। तो ये भी अपडेटेड डाटा है, इसको याद रखना है। 3473 कृषि यंत्र सेवा केंद्र हैं। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपुर बस्तर में है। कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में है। ठीक, तो कृषि मशीनरी प्रयोगशाला है रायपुर में। अब चलिए, अब यहाँ जो है राज्य की प्रमुख फसलें, सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है और सर्वाधिक क्षेत्र में किसे बोया जाता है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले खाद्यान्न फसल में देखें तो सर्वाधिक उत्पादन धान का होता है और सर्वाधिक क्षेत्र में धान की बुआई भी किया जाता है। मुख्य दलहन फसल देखें तो सर्वाधिक क्षेत्र में चना को, सर्वाधिक उत्पादन चना का और सर्वाधिक क्षेत्र में चना ही बोया जाता है। अब तिलहन फसल देखें तो सर्वाधिक उत्पादन मूंगफली का होता है, परंतु सर्वाधिक क्षेत्र राई सरसों को बोया जा रहा है। तो ये अभी अपडेटेड 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। छत्तीसगढ़ में राजकीय कृषि अनुसंधान केंद्र, तो कुछ अनुसंधान केंद्र है, वो कौन कौन से हैं, कहाँ है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में है। तो कोसा बस्तर, काजू बस्तर, तो कोसा और काजू अनुसंधान केंद्र बस्तर में है। कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर में है। चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी रायपुर में है। यही लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर की स्थापना 1903 में किया गया था। यह प्रदेश का सबसे पुराना रिसर्च केंद्र है। इसे बाद में जो है कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में बदल दिया गया है। उसके बाद है चाय संवर्धन, तो चाय का संवर्धन केंद्र है जसपुर में। टमाटो रिसर्च सेंटर मैन पार्क में है, परंतु टमाटर की राजधानी किसे कहा जाता है, लुडेंगा जसपुर को। कोसा संबंधित जिलों में देखें तो कोसा के लिए प्रसिद्ध जिलों में आते हैं सबसे पहला बस्तर, जो किसमें है, कोसा अनुसंधान केंद्र है बस्तर में। उसके अलावा रायगढ़ हो गया, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और शक्ति, ये जिले भी कोसा से संबंधित है। इमली मंडी अभी पढ़े हैं, जगदलपुर में है। यह एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी है। चलिए अब आगे देखते हैं, शून्य ब्याज पर कृषि ऋण। तो यह योजना है शून्य ब्याज पर कृषि ऋण। तो इस योजना का प्रारंभ किया गया था 2014-15 में। इसका उपनाम फसल ऋण के नाम से भी जानते हैं, फसल ऋण योजना के नाम से। इसमें इसका ऐसा क्या होता है, सरकार द्वारा किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से बिना ब्याज के अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो किस प्रकार का फसल रहता है, अल्पकालीन। अल्पकालीन मतलब 15 माह से कम अवधि के लिए लिया गया ऋण जो है अल्पकालीन ऋण होगा। तो अल्पकालीन फसल ऋण दिया जाता है। इस ऋण में कृषि संबंधित कार्यों के लिए दिया जाता है। इस कृषि ऋण को राज्य सरकार के सहकारी बैंकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो सहकारी बैंक जिसमें अपेक्स बैंक आता है उससे प्राप्त किया जाता है। किसानों को इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, इसी कारण इसका नाम जो है शून्य ब्याज पर कृषि ऋण है। इस योजना में लाख एवं मछली उत्पादन करने वाले कृषकों को भी शामिल किया गया है। तो 2021 में लाख और मछली उत्पादन करने वाले को भी किसान का दर्जा देके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं हम, लाख और मछली उत्पादन करने वाले कृषक भी। ठीक, तो ऋण का प्रावधान कृषकों को सहकारी समितियों या बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन ऋण निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु 0% ब्याज पर। तो कितना कितना रेंज तक के दिया जाता है किस क्षेत्र को, ये दिया गया है यहाँ टेबल में। तो देखिए, सबसे पहले है ऋण का प्रकार, उसका लागू होने की तिथि, फिर ऋण की अधिकतम सीमा। तो देखिए, सबसे पहले कृषि ऋण। तो कृषि ऋण और उद्यानिकी कार्य, तो उद्यानिकी और कृषि के लिए जो है अप्रैल 2014 में प्रारंभ हो चुका था, लागू हो चुका है ये जीरो ऋण योजना। तो ये जो है अप्रैल 2014 में, और इसमें कृषि क्षेत्र में 5 लाख तक की अधिकतम सीमा है और उद्यानिकी क्षेत्र में 3 लाख तक के अधिकतम आप ले सकते हैं, जिसमें आपको एक भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा, जीरो ब्याज। तो ये कृषि
क्षेत्र के लिए और दूसरा उद्यानिकी कार्य के लिए। फिर ये तीसरा और चौथा लाख उत्पादन 2021 में ऐड किया गया है। तो लाख उत्पादन को 1 जुलाई 2021 को जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत अधिकतम 2 लाख रुपए तक के आप ऋण ले सकते हैं। चौथा मत्स्य उत्पादन या 1 अक्टूबर 2021 तक 21 को प्रारंभ किया गया और यह जो है 3 लाख तक के अधिकतम ऋण ले सकते हैं। देखिए अभी अभी घोषणा किया गया है मधुमक्खी पालन और रेशम कीट उत्पादन को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की गई है। उसके बाद यह भी जो है इस ऋण के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो अभी घोषणा बस हुआ है, अभी इसे लागू नहीं किया गया है। अब देखिए अगला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड। तो यह जो है एक संस्था है छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1 अगस्त 2005 को हुआ है। इसका उद्देश्य कृषि विभाग की मांग के अनुसार प्रदेश के कृषकों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना है। दूसरा कृषक प्रक्षेत्रों पर विभिन्न फसलों के उन्नत प्रजातियों के बीजों को उत्पादन करना है। कृषि यांत्रिकरण को प्रोत्साहन देना है। राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा योजनाओं का संचालन किया जाना भी है। ठीक, तो संचालन भी इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। तो इस संस्था को आपको याद रखना है, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड है। तो 1 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना हुआ था, ये आपको याद रखना है। और देखिए एक और योजना है गौ पालन हेतु अल्पकालीन ऋण। तो गौ पालन के लिए भी अल्पकालीन ऋण दिया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। यह 1 अप्रैल 2014 से लागू है। जिस समय कृषि और उद्यानिकी के लिए स्टार्ट किए गए थे उसी समय इसे भी प्रारंभ किया गया है, गौ पालन हेतु अल्पकालीन ऋण। उसमें 0 ब्याज था, परंतु इसमें ब्याज देना पड़ता है। अगर आप 2 लाख रुपए तक के लोन लेते हैं तो आपको 1% ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप 2 लाख से 3 लाख रुपए तक के लोन लेते हैं तो आपको 3% का ब्याज देना पड़ेगा। अब आगे हम देखेंगे अब डाटा। तो अब यहाँ दिया गया है फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान। तो फसल क्षेत्र भी कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए नीचे वाले चैप्टर को पहले देख लीजिए, टेबल को पहले देखेंगे। तो इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ का राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान दिया गया है। तो ये कृषि क्षेत्र का योगदान है, ये फसल क्षेत्र का योगदान है। तो देखिए कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं ये सभी। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत फसल आएगा, पशुपालन, वन उद्योग, मछली उद्योग, खनन एवं उत्खनन, ये 5 जो है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इसी में से जो है सबसे महत्वपूर्ण है फसल क्षेत्र। तो फसल क्षेत्र का यहाँ योगदान अलग से टेबल बना के दिया गया है। तो इसमें हम अभी नया डाटा देखेंगे 2023-24 का, इसको अलग से इकोनॉमिक सर्वे में फिर से पढ़ेंगे। अभी इसका डाटा एक बार देख लिए रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले भागीदारी देखते हैं। तो भागीदारी लाख में है, तो कितना है ये 26,12,897 अर्थात 26.12 लाख, 26.12 लाख इसका फसल का क्षेत्र का भागीदारी है अर्थव्यवस्था में। ठीक, इसकी वृद्धि देखें तो ये जो है 2.15% वृद्धि हुआ है इसका। इससे स्थिर भाव में 2.15% वृद्धि हुआ है। हिस्सा देखें तो इसके हिस्सेदारी जो है टोटल का 8.64 है। तो कृषि क्षेत्र में 8.64 कौन सा रखता है, फसल रखता है। और टोटल कृषि क्षेत्र का देखिए तो 1532 है, उसमें से 8.64 फसल क्षेत्र का आता है। ठीक, तो इतना डाटा हमें याद रखना है। इसके अलावा यहाँ नोट दिया गया है, देखिए यहाँ कृषि क्षेत्र लिखा है। तो कृषि क्षेत्र और फसल क्षेत्र दोनों में ही वृद्धि होगा सेम, जितना वृद्धि फसल क्षेत्र में हुआ है उतना ही कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि होगा। तो सर्वाधिक वृद्धि 2021-22 में 2021-22 में कृषि क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम वृद्धि कब 2021-22, तो ये है 2021-22, इसमें न्यूनतम वृद्धि हुआ है 1.37 है। तो देखिए बाकी इस वर्ष की तुलना में सबसे कम वृद्धि दिखाई दे रहा है 2021-22 में 1.37। और वही वर्ष 2018-19 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि सर्वाधिक दिखाई देती है। तो 18-19 कहाँ है, तो ये 18-19 वहाँ सर्वाधिक है 14.31%। और वही वर्तमान वृद्धि दर पूछा जाए तो 2.15% है। ठीक, तो इस डाटा को आपको याद रखना है। हिस्सेदारी पूछा जाए तो अभी वर्तमान में 8.64% हिस्सेदारी है फसल क्षेत्र का। और देखिए अब दूसरे टेबल को पढ़ लेते हैं इसी को। तो ये हमें क्या पढ़ना है, फसल, पशुपालन, वन उद्योग, मछली, खनन उत्खनन, ये सभी आते हैं कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, तो कृषि ये जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का योग कितना है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा 25.83। अभी 25.83 जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। अगर इसमें कृषि क्षेत्र को बस देखें तो कृषि क्षेत्र में किसे हटा देते हैं प्राथमिक में से, खनन उत्खनन को अगर हटा देंगे प्राथमिक क्षेत्र में से तो वो कहलाएगा कृषि क्षेत्र। तब कितना हो रहा है 15.32%। ये बढ़ा हुआ है, क्या चीज है, इसका योगदान है छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में। ठीक, अब चलिए अब अगला देखते हैं कृषि कर्मण पुरस्कार। तो कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसका आधार होता है कृषि योजनाओं में सफल क्रियान्वयन द्वारा रिकॉर्डवार उत्पादन करना। इसमें राशि दिया जाता है 5 करोड़ रुपए का। इससे पहले 2 करोड़ रुपए दिया जाता था, अब जो है 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं।
तो देखिए अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। तो इसके वर्ष को याद करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए 2010-11 में, फिर 12-13, 13-14, 14-15, फिर 16-17 में मिला है। ऊपर के 3 धान के लिए मिले हैं, फिर चौथा दलहन हेतु मिला है और 5वां खाद्यान्न हेतु मिला है। तो इसके ईयर को कैसे याद रखेंगे देखिए, तो देखिए सबसे पहले सीक्वेंस से चलेंगे 2010 फिर 11 वित्तीय वर्ष को देखेंगे, फिर 2010-11 के बाद आता है 2011-12 आता, फिर आता 2012-13, ठीक। तो ऐसे बनता है वित्तीय वर्ष। तो यहाँ 2010-11 में पहले मिला है, उसके बाद नहीं मिला है 2011-12 में, ठीक। 2011-12 में नहीं मिला है, फिर मिला है डायरेक्ट 2012-13, फिर उसके बाद आता 2013-14, 2014-15, उसके बाद लगातार 3 वित्त वर्ष में मिला है, ठीक। उसके बाद यहाँ गैप है 1 साल का, 1 वर्ष का, 1 वित्तीय वर्ष का, और नीचे भी 1 वित्तीय वर्ष का गैप दिखाई देगा, ठीक। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं 2010 से लेकर 2017 तक के 5 बार मिला है, जिसमें पहले के बाद का जो वित्तीय वर्ष था जो सेकंड वाला उसमें नहीं मिला है, और जो लास्ट है उसका सेकंड लास्ट वित्तीय वर्ष है उसमें नहीं मिला है, ठीक। तो ये आपको याद रखने में आसान हो जाएगा इससे। और सबसे अभी नया वाला खाद्यान्न हेतु मिला है। तो खाद्यान्न हेतु वर्ष 2016-17 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, जिसे जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ को 2017 में उद्यानिकी के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड उद्यानिकी के क्षेत्र में 2017 में प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, ठीक। तो इतना आपको कृषि कर्मण पुरस्कार के संबंध में याद रखना है। अब अगला हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु प्रदेश। तो सबसे पहले भारत को देखते हैं। तो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आता है। तो 15 में से एक आता है पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र, उसी में हमारा छत्तीसगढ़ शामिल है। अब देखिए छत्तीसगढ़ मुख्यतः 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित होता है। तो 3 कौन से हैं? पहला है सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र, दूसरा छत्तीसगढ़ का मैदान, तीसरा बस्तर का पठार। तो इसमें पहले वाले में आ जाएगा सरगुजा संभाग, दूसरे में आएगा कौन सा? बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग। इसके साथ कांकेर जिले का 2 विकासखंड आता है, चारामा और भानुप्रतापपुर। इसको याद रखना है, चारामा और भानुप्रतापपुर किस में आएंगे? छत्तीसगढ़ के मैदान में आएंगे। और बस्तर के पठार में बस्तर संभाग टोटल आएगा, जिसमें कांकेर जिले का यही दोनों को छोड़ के, चारामा और भानुप्रताप को छोड़ के, कांकेर, नरहरपुर, अंतागढ़ और पखांजूर, ये सारे विकासखंड आ जाएंगे, ठीक। तो ये आपको क्षेत्र में याद रखना है। फिर इसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सबसे ज्यादा किसका है देख रहे हैं, और सबसे कम, तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ का मैदान है, सबसे कम है सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र। वही प्रतिशत में भी देखें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत उसी का होगा जिसका क्षेत्रफल तो 49% कवर कर देता है, लगभग 50% छत्तीसगढ़ का मैदान, और 28% बस्तर का पठार और 20% सरगुजा उत्तरी क्षेत्र, ठीक। तो इसे आप जो हम प्राकृतिक विभाजन देखे थे उसके अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान का लगभग 50% था और इसका लगभग 28% था। और सरगुजा और सामरी दोनों किसमें आ जाते हैं? जसपुर सामरी और सरगुजा जो है सरगुजा संभाग में आ जाते हैं। तो एक का 16 था और एक का 4 था, तो 16 और 4 20 हो जाएगा। तो ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। तो ये कृषि जलवायु क्षेत्र है। अब मुख्यालय की बात करें तो इनका संभाग का मुख्यालय वही इसका मुख्यालय होगा। तो सरगुजा का अंबिकापुर, और यहाँ सबसे बड़ा राजधानी वाला है तो रायपुर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, और बस्तर का जगदलपुर हो जाएगा, ठीक। अब इनके वर्षा क्षेत्र को देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्षा, तो सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र में 1109 मिलीमीटर का वर्षा होता है, और छत्तीसगढ़ के मैदान में 1149 मिलीमीटर का वर्षा, बस्तर के पठार में 1581 मिलीमीटर का वर्षा। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछा जाए कृषि जलवायु के आधार पे तो बस्तर का पठार होगा, और सबसे कम जलवायु वाला क्षेत्र वर्षा वाला पूछा जाए तो उत्तर सरगुजी का उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक। तो अब अगला मिट्टी पूछा जाता है। तो ये मिट्टी वाले चैप्टर में मैं आपको याद किया था, इसको टिकरा, छावर, गाद छावर, बहरा, इसको क्रम से याद किया था। मटासी, कन्हार ये मध्य छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। मरहान, टिकरा, माल, गभार, इसे भी आपको याद किया गया है। फसल, देखिए यहाँ बागवानी फसल होता है सरगुजा संभाग में, धान का फसल छत्तीसगढ़ के मैदान में, और बस्तर में मोटे अनाज होते हैं। अब देखिए यहाँ सबको नोट करके दिया गया है जो हम अभी पढ़े हैं उसी का। कांकेर के चारामा में भानुप्रताप को कृषि जलवायु की विशेषता के आधार पर छत्तीसगढ़ के मैदान में शामिल किया जाता है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है? सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र था। इससे पहले छत्तीसगढ़ का मैदान हुआ करता था, परंतु वर्तमान में ये अपडेट हो चुका है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु क्षेत्र तो कौन सा हो जाएगा? बस्तर का पठार, 1581 mm का। प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा भी हो गया है 1263.8 मिलीमीटर, ठीक, जो कि 1300 से 1325 के बीच था, वह जो हो गया 1263। तो ऑप्शन में अगर 1300 1325 है तो उसे आंसर लेंगे, अगर 1263 है तो आप इसे आंसर लेंगे। तो देखिए उसी को यहाँ मानचित्र में दर्शा दिया गया है, कौन कौन से जलवायु क्षेत्र हैं उसे। उत्तर में उत्तर कृषि जलवायु क्षेत्र, मध्य में मध्य जलवायु क्षेत्र, और दक्षिण में दक्षिण जलवायु क्षेत्र। अब यहाँ कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या 28 है, कृषि सूचना केंद्र की संख्या 360 है, कृषि यंत्र सेवा केंद्र 3473 है, और कृषक क्लब जो है 700 है।
अब चलिए, अब हम भारत में फसलों का वर्गीकरण देखेंगे। तो फसलों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला आधार होता है मौसम। तो मौसम के आधार पर तीन प्रकार की फसल होते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। वही दूसरा होता है उपयोग के आधार पर। पहला खाद्यान्न फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल और चौथा है नकदी फसल, इसे वाणिज्य फसल भी कहते हैं। अब चलिए सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जलवायु के आधार पर देख लेते हैं। तो खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो सबसे पहले इनका अवधि क्या होता है? तो तीन फसलों को 4-4 मंथ में रहना रहता है इसका। तो देखिए 15 जून से 15 अक्टूबर तक, 15 जून से 15 अक्टूबर, तो जून में 15 जून के आसपास बुआई होता है, 15 अक्टूबर के आसपास इसका कटाई हो जाता है। तो बुआई वर्षा ऋतु में प्रारंभ होता है और कटाई शीत ऋतु में प्रारंभ होता है। वहीं रबी फसल का 15 अक्टूबर से 15 फरवरी है इसका 15 फरवरी से 15 जून तक है। यह फसल शीत ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता है। यह ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ बोया जाता है और किसमें काट लिया जाता है? वर्षा ऋतु से प्रारंभ में काट लिया जाता है। खरीफ फसल सिंचाई पर निर्भरता इसे देखिए, इस फसल का उत्पादन पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होता है। इसके लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है खरीफ फसल के लिए। और देखिए रबी फसल, यह पूर्णतः सिंचाई संसाधनों पर निर्भर होता है, क्योंकि यह शीत ऋतु के समय होता है। तो यहाँ इस समय वर्षा नहीं होता, तो यह सिंचाई के साधनों पर निर्भर करता है, किंतु इसके लिए पानी की आवश्यकता कम होती है। और जायद फसल, इन फसलों में सिंचाई की अति आवश्यकता होती है, बिना सिंचाई के हो ही नहीं सकता जायद फसल। अब फसल की देखें तो 75% भाग पर धान की खेती की जाती है। तो खरीफ फसलों में 75% में धान की खेती। वही छत्तीसगढ़ में रबी फसल के तहत धान की फसल कम ली जाती है। ठीक, जायद फसल के तहत तरबूज, खरबूज, ककड़ी ये सबको लिया जाता है। अब क्षेत्रफल देखें तो इस फसल के तहत 45.92 लाख हेक्टेयर में फसल बोई जाती है। तो वर्तमान डाटा है 45.92 लाख हेक्टेयर में। रबी फसल के अंतर्गत 10.03 लाख हेक्टेयर में बोया जाता है रबी फसल। ठीक, तो ये हमारे राज्य के डाटा है। अब देखिए खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं, रबी फसल में कौन कौन से आते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। तो खरीफ फसल में आएंगे धान, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, मक्का और रागी। तो ये सब खाद्यान्न फसल हैं। ठीक, और दलहन फसल में मूंग, उड़द और अरहर। तिलहन फसल में है सोयाबीन, तिल, मूंगफली और राम तिल। वाणिज्यिक फसल में है कपास, जूट और गन्ना। ठीक, तो ये सब किसमें आते हैं? खरीफ फसल में। अब इनके अलावा जो बच गए रबी फसल हो जाएंगे गेहूं, जौ, चना, मटर, तिवड़ा, सरसों, अलसी, तोरिया और सूरजमुखी। तो ये सब क्या है? रबी फसल है। और जायद फसल देखें तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सब जायद फसल है। तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लें। अगर आप खेती से जुड़े हुए हैं तो आपको याद करने में ये दिक्कत नहीं होगा, पर जिन्होंने कभी खेत वगैरह के बारे में सुना नहीं है, खेती के बारे में, तो उनको याद करने में दिक्कत जाएगा। तो इसे आपको रटना पड़ेगा। चलिए अब इसी को उपयोग के आधार पे है, इन्हीं सबको वर्गीकृत कर दिया गया है। फिर से वही सभी है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो आप एक बार उसको याद कर लिए तो इसे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अब देखिए, आप देखते हैं रबी और खरीफ फसलों के बीच में अल्प मौसम को नाम जायद होता है। तो जायद तो है रबी और खरीफ फसल के बीच बोने जाने वाला अल्प मौसम का फसल होता है। अब देखेंगे कृषि शाख। तो कृषि शाख जो है 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कृषि शाख हैं। उनमें से शाख का अर्थ होता है ऋण। ठीक, ऋण को ही अर्थव्यवस्था के शब्दावलियों में शाख के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृषि ऋण, तो अल्पकालीन ऋण, यह 15 माह से कम अवधि का होता है। 15 माह से कम अवधि का हो तो उसे अल्पकालीन बोलेंगे। 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए लिया गया ऋण मध्यकालीन ऋण कहलाता है। और 5 वर्ष से अधिक लिया जाए तो वह दीर्घकालीन ऋण कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ अवगत दिया हुआ है कृषि क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र। तो इसे अभी बताया था हमें टेबल में। तो कृषि क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? तो कृषि क्षेत्र अंतर आता है कृषि फसल, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी। तो ये 4 कृषि क्षेत्र में अंतर्गत आएंगे। अगर इसमें हम खनन और उत्खनन को भी ऐड कर दें तो ये कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ इसी से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, कृषि के से संबंध क्षेत्र में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो देखिए कृषि फसल है, पशुपालन है, मछली पालन है, खनन उत्खनन नहीं है, यह प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। ठीक, जब प्राथमिक बोलेंगे तब इसे शामिल किया जाएगा, कृषि में नहीं। राज्य की अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, निर्माण भी आता है। परंतु खनन एवं उत्खनन को किसमें रखा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? फिर वही क्वेश्चन है, फिर से वही आएगा इसका आंसर। देखिए अब यहाँ से आपको अब डाटा याद करना है। मेनली जो डाटा है अब यहीं से प्रारंभ है, जो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की स्थिति, तो अभी वर्तमान के कितने भौगोलिक क्षेत्रफल में कृषि किया जा रहा है? तो देखिए ये डाटा आपको याद रखना है, अभी नीचे भी दिया गया है इसी डाटा को। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 1,41,141,29,039। ठीक, तो 141,29,039
फिर राजस्व वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल, तो राजस्व वन में आते हैं 18,48,081 हेक्टेयर। अकृषि भूमि का क्षेत्रफल, अकृषि भूमि का क्षेत्रफल है तो इसमें से माइनस करते हैं 18,13,759 हेक्टेयर। ठीक, अब उसके बाद ये यहां से याद करना है आपको, मेन डाटा है ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, तो यह है 45,92,318। इसे 45.92 करके भी याद रख सकते हैं लाख हेक्टेयर। एक से अधिक बार बोया गया फसल अर्थात द्विफसली का है ये, तो 10,03,187, तो 10.03 लाख हेक्टेयर करके याद रखेंगे इसे। अब सकल बोया गया क्षेत्रफल, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 45 और 10 कितना हो गया 55, तो 55.95 लाख हेक्टेयर। ठीक, तो इसी को यहाँ फिर से दे दिया गया है सिनॉप्सिस के फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले है शुद्ध या नीरा बोया गया क्षेत्र, तो इसे हम पिछले वीडियो में जहां शुद्ध सिंचित क्षेत्र, द्विफसली सिंचित क्षेत्र देख रहे थे उसमें आपको समझाया था मैं कि शुद्ध किसे कहेंगे, अगर वर्ष में एक बार किया जा रहा है। तो जैसे इसमें देखिए खरीफ के समय लगने वाला क्षेत्र, तो खरीफ फसल के समय सिर्फ वर्ष में एक बार बोया जा रहा है तो वह जो है शुद्ध नीरा क्षेत्र कहलाएगा, एक बार बोया जा रहा है वर्ष में। तो वही अगर द्विफसली की बात करें तो दो बार बोया जाता है, एक से अधिक बार बोया जाएगा। ठीक, तो खरीफ और रबी में भी बोया जाएगा तो द्विफसली कहलाएगा, और इन दोनों का सम जो है सकल बोया गया क्षेत्र में आएगा। तो देखिए सबसे पहले शुद्ध बोया गया क्षेत्र देखते हैं, तो इसके अंतर्गत कितने क्षेत्र शामिल है, तो 45.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, जिसमें से सर्वाधिक महासमुंद जिला आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र में, सर्वाधिक महासमुंद का है और न्यूनतम है नारायणपुर का। वही द्विफसली में देखें तो इसमें जो है 10.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आता है, जिसमें सर्वाधिक बेमेतरा का है और दूसरा है सबसे कम है बीजापुर का। ठीक, तो इसे आपको याद रखना है, सर्वाधिक बेमेतरा द्विफसली में और बीजापुर है सबसे न्यूनतम। वही सकल बोया गया क्षेत्र में भी आ जाएगा 55-95 हो गया, और यह सबसे ज्यादा है बेमेतरा में और सबसे कम है नारायणपुर में। ठीक, तो इन डाटा को आपको याद रखना है, जिलों का भी, शुद्ध से भी, द्विफसल और सकल तीनों का याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पास कृषि जोत के आकार को वर्गीकृत किया गया है, किस आकार को हम कौन से वर्ग में रखेंगे। तो देखिए 5 प्रकार के रखा गया है, वृहद या दीर्घ जोत, मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत, लघु जोत और सीमांत जोत। तो सीमांत के अंतर्गत सबसे पहले सीमांत 0 से 1 हेक्टेयर तक के जिनके पास कृषि जोत है वे परिवार सीमांत कृषि परिवार में आएंगे। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में 24.34 लाख परिवार सीमांत जोत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है लघु जोत, तो इसमें 1 से 2 हेक्टेयर तक के, देखिए, और 1 हेक्टेयर कितना होता है, तो 1 हेक्टेयर जो है लगभग 1.5 एकड़ होता है। ठीक, तो 2.5 एकड़ के आसपास को हम 1 हेक्टेयर कहते हैं। तो यहाँ लगभग 2.5 एकड़ तक जिनके पास जमीन है वे किसमें आते हैं, सीमांत जोत में। और उसके बाद 1 से 2 हेक्टेयर वाले आ जाएंगे लघु जोत में, जिसमें छत्तीसगढ़ में 8.8 लाख परिवार शामिल हैं। फिर छत्तीसगढ़ में मध्यम जोत और अर्ध मध्यम के परिवारों की संख्या निर्धारित एकदम फिक्स नहीं है। अगर वृहद की बात करें तो वृहद के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक आते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 6.97 लाख परिवार शामिल हैं। देखिए तो लगभग जो है 82% जो परिवार जो है टोटल का लघु और सीमांत जोत परिवार में आते हैं। इसे हम इस चैप्टर के प्रारंभ में ही पढ़े थे। अब देखिए कृषि भूमि की उपलब्धता, तो कृषि संगणना, तो कृषि गणना किया जाता है प्रत्येक 5 साल में किया जाता है कृषि संगणन। तो उसमें जो है 2012-13 में जो हुआ था उसके आधार पे प्रति व्यक्ति कृषि भूमि उपलब्धता 0.27 हेक्टेयर है छत्तीसगढ़ का। ठीक, तो प्रति व्यक्ति कितना है, 0.27 हेक्टेयर। अब संचालना कृषि 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों का औसत आकार 1.60 हेक्टेयर है। तो यह है संचालना कृषि 2018 के अनुसार 1.60 हेक्टेयर। सीमांत जोत का आकार, तो सीमांत जोत 0 से 1 हेक्टेयर तक को कहते हैं, जो कितना होता है 2.5 एकड़ तक की भूमि को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ कृषि संगणना रिपोर्ट का कुछ डाटा दिया गया है, जिसमें है कृषि जोतों की संख्या, इसका इकाई लाख में, तो 40.10 लाख परिवार जो है कृषि जोतों में शामिल है। कृषि जोतों का क्षेत्र लाख हेक्टेयर में 50.84 लाख हेक्टेयर शामिल है। कृषि जोतों का औसत आकार में 1.60 हेक्टेयर। ठीक, तो इसमें 2012-13 के आंकड़े कृषि संगणना 2011-12 पर आधारित है। अब यहाँ एक छोटा सा टेबल दिया गया है, इसमें कृषि परिवार जो 40.10 लाख है परिवार हैं उनका वर्गीकृत किया गया है। अनुसूचित जाति के 4.85 लाख लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के 12.57 लाख परिवार हैं। बाकी अन्य परिवार हैं 22.69 लाख। अब देखिए, अब यहाँ दिया गया है प्रमुख फसल, उसका उत्पादन एवं क्षेत्र। यहाँ तो टेबल में बहुत सारे डाटा दिए गए हैं, पर हमें जो काम के डाटा है सिर्फ उसे ही पढ़ना है अभी। तो देखिए इसमें पूछा क्या जाता है, यहाँ से पूछे जाएंगे
जहां जहां टिक कर रहा हूं मैं वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से तो इसे याद कैसे करना है, तो सबसे पहले दिया गया है ये क्षेत्र, प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र। ये क्षेत्र कहने का मतलब है क्षेत्रों में जो बुआई किया जाता है ना, तो बुआई करने में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक है और उससे के बाद कौन आता है, फिर सबसे कम कौन है, ये याद रखना है। और दूसरा है उत्पादन, तो कौन से फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है ये बताना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्र में अनाज का। तो अनाज वाले जो फसल है जैसे धान, गेहूं, मक्का, कोदो, कुटकी, अनाजों में जो है सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है धान को, उसके बाद गेहूं को, फिर मक्का को, फिर कोदो कुटकी को। ठीक, तो धान, गेहूं, मक्का, कोदो, कुटकी, ये इनका बुवाई किया जाता है, सबसे अधिक क्षेत्रों का क्रम है। और वही इनके उत्पादन का क्रम देखें तो अनाजों में सर्वाधिक उत्पादन धान का होता है, फिर दूसरे नंबर में है मक्का, दूसरे में मक्का का उत्पादन होगा, फिर तीसरे में है गेहूं। तो इसको याद रखना है, धान के बाद दूसरा सर्वाधिक उत्पादित अनाज है मक्का। ठीक, फिर आता है ये दाल। अब दाल वाले में देखिए, दाल में सर्वाधिक क्षेत्र में चना को लगाया जाता है, दूसरा लाखड़ी, तीसरा उड़द और चौथा है तुअर। तो चना, लाखड़ी, उड़द और तुअर, इनकी बुवाई जो है सर्वाधिक क्षेत्रों में क्रम से किया जाता है। और इनका उत्पादन का क्रम देखें तो सर्वाधिक उत्पादन चना का होता है, फिर लाखड़ी का होता है, फिर उड़द का होता है। तो इन दोनों का क्रम समान है, उत्पादन का भी और क्षेत्र का भी। तो ये दाल में समान है, याद रखना है, इसमें समान नहीं था अनाज में। अब और है तिलहन। तो तिलहन फसलों में आप देखिए, तिलहन फसल में कौन कौन से आएंगे, तो तिलहन में राई, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, रामतिल। तो ये जो है क्षेत्र के आधार पर बुआई करने का। तो राई, सरसों का सर्वाधिक क्षेत्र में बुआई, फिर सोयाबीन, फिर मूंगफली और रामतिल का। तो ये बुआई किया जाता है इस क्रम में सर्वाधिक क्षेत्रों में। वही उत्पादन देखिए, तो सर्वाधिक उत्पादन मूंगफली का हुआ है, फिर सोयाबीन का हुआ है, उसके बाद राई, सरसों। तो मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों, तो ये भी अलग अलग है। तो मूंगफली ज्यादा हो गया है, फिर सोयाबीन, फिर राई, सरसों। ठीक, तो इनको याद रखना है आपको। अब लास्ट में दिया हुआ है गन्ना। तो गन्ने का जो क्षेत्र है वो 28.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोया जाता है गन्ना को। और इनका उत्पादन देखें गन्ना का, तो इसका गन्ना सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है 161.90 मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन, सॉरी हजार मेट्रिक टन, 161.90 हजार मेट्रिक टन गन्ने का उत्पादन 2023 में किया गया है। ठीक, तो ये सब डाटा आपको ऐसे ही बस याद रखना है। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन के जो प्रारूप बनते हैं उसी के आधार पर हम अभी पढ़े हैं। और क्या क्या प्रारूप बनते हैं, पहला प्रारूप दिया गया है, धान के बाद इस राज्य में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अभी हम बताए हैं इसको, तो ऐसे ही याद रखना है आपको। धान, उसके बाद यहाँ कौन सा फसल पूछा गया है, तो टोटल फसल में पहले धान है, फिर मक्का, उसके बाद चना का, फिर गेहूं, फिर लाख तिउड़ा। तो देखिए, धान के बाद कौन सा हो जाएगा, मक्का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मक्का। ठीक, और वैसे दूसरा प्रारूप दिया गया है। अब देखिए, दूसरे प्रारूप में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो पहले छत्तीसगढ़ में धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल कौन सा है पूछा जाए, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, फिर मक्का। ठीक, छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल, तो प्रमुख तिलहन फसल कौन थे, तिलहन फसल। तो तिलहन फसल में प्रमुख है मूंगफली। ठीक, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 2016 में पूछा गया था, तो 2015-16 के डाटा का छत्तीसगढ़ में किस दलहन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो दलहन फसल में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, तो अभी वर्तमान में चना का हो रहा है। देखिए, अब तीसरा प्रारूप में है, छत्तीसगढ़ में धान के पश्चात किस अनाज का रोपित क्षेत्र अधिक है। तो यहाँ रोपित क्षेत्र पूछा गया है। तो जो पहला टेबल पे पढ़े थे वो है, तो अनाज में कौन सा, धान था, उसके बाद रोपित में गेहूं आता था, गेहूं के बाद मक्का। तो धान, गेहूं, मक्का, तो सबसे सर्वाधिक पूछा गया है तो धान का है अनाज में। छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र, तो फिर से रोपित क्षेत्र पूछा गया है, तो धान के बाद होता है गेहूं। अब देखिए, अब अगला प्रारूप है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011-12 के तिलहनों का उत्पादन। तो ये भी 2011-12 में पूछा गया था। तो तिलहनों का उत्पादन क्या था, तो तिलहनों का उत्पादन का क्रम क्या रहेगा। यहाँ से सीधा डाटा पूछा गया है ना कि तिलहन का उत्पादन कितना होता था, अनाज का उत्पादन कितना होता है, दलहन का उत्पादन कितना होगा, ये पूछा जाएगा। तो अनाज का उत्पादन हुआ है इस वर्ष, तो अनाज का हुआ है 11,932 हजार मीट्रिक टन, दलहन का 462.16 मीट्रिक टन, तिलहन का 128 और गन्ने का उत्पादन हुआ है 161.90 हजार मीट्रिक टन। ठीक, और फसलों में बात करें तो सर्वाधिक धान का हुआ है 11,224 और दलहन में चना का 272 और मूंगफली का 38। ठीक, तो यहाँ तिलहनों में पूछा गया था, तो तिलहन में सर्वाधिक 38 है मूंगफली का। छत्तीसगढ़ राज्य में गन्ने का कुल उत्पादन कितना था पूछा गया है, तो इस वर्ष में 161.90 हजार मीट्रिक टन होगा। अब देखिए, अब यहाँ औसत उत्पादन को दिया गया है, तो औसत उत्पादन किसमें देखेंगे, प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में दिया गया है। मतलब 1 हेक्टेयर में कितना किलोग्राम उत्पादन हो रहा है उसे दिया गया है। तो देखिए, धान का देखें तो धान 1 हेक्टेयर में 345 किलोग्राम अर्थात 3 क्विंटल 45 केजी उत्पादन होता है, 30 क्विंटल 45 केजी। ठीक, गेहूं का देखिए, गेहूं का है
1272, ज्वार का 834। इसके सभी का याद रखने की जरूरत नहीं है। सर्वाधिक गन्ने का है तो गन्ने का देख लीजिए 5316 केजी होता है 1 हेक्टेयर में। ठीक, और सबसे कम किसका है? तुअर का है सबसे कम 584। तो देखिए अब प्रश्न पूछा गया है प्रति हेक्टेयर फसल का औसत उत्पादन का क्रम क्या होगा? तो सर्वाधिक गन्ने का, उसके गन्ने के बाद क्या था? मक्के का, उसके बाद धान, फिर गेहूं, फिर ज्वार। ठीक, गन्ना, मक्का, धान, गेहूं, ज्वार औसत उत्पादन क्रम है। देखिए अब अगला है छत्तीसगढ़ में धान का औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक किस वर्ष में हुआ है? तो सबसे अधिक किस वर्ष में हुआ है ये बताना है धान का। तो यहाँ वर्षवार दिया गया है, तो सर्वाधिक किस वर्ष में हुआ है देख लीजिए। तो ये हुआ है गन्ने का, यहाँ है सर्वाधिक 2019-20 में। धान का ये हो गया 20-21 में। तो 2020-21 में धान का सर्वाधिक हुआ है। ठीक, सभी फसलों का सर्वाधिक किस वर्ष में हुआ है उसे दिया गया है, एक बार आप पढ़ सकते हैं। गन्ने का आपको याद रखना है 2019-20 में 5371। अब यहाँ वही चार्ट है जो हम लोग ऊपर में जो टेबल देखे हैं, यहाँ भी वही दिया गया है। प्रमुख फसल, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक क्षेत्र। तो इसे आपका याद ही होगा अब ये। अब देखिए यहाँ फिर से वही डाटा दिया गया है 2022-23 के आंकड़े हैं। इसमें खाद्यान्न फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल, उद्यानिकी, गन्ना, ये सबका कितना है उत्पादन और क्षेत्र में फैला हुआ है उसे दिया गया है। तो इसे भी हम पिछले टेबल में पढ़ चुके हैं, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। अब हमें अब इसे याद करना है फसलों के शीर्ष उत्पादक जिले मीट्रिक टन में है। ठीक, तो किस फसल का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है इसे याद करना है। तो जैसे टेबल दिया है उस तरह से आपको याद नहीं करना है, हमें सिर्फ कौन सा सर्वाधिक उत्पादन वाला निकालना है, द्वितीयक और तृतीयक को याद नहीं करेंगे। ठीक, सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा उसे बस याद करेंगे। तो इसे आपको याद कैसे करना है? तो देखिए सबसे पहले है धान। तो धान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? बेमेतरा में। तो देखिए अब बेमेतरा जिला को पकड़ लीजिए आप, बेमेतरा को। अब बेमेतरा में क्या क्या उत्पादन हो रहा है? पहला तो हो गया धान, तो धान के मामले में सर्वाधिक हो रहा है बेमेतरा में। फिर दूसरा बेमेतरा कहाँ आ रहा है? गेहूं, तो गेहूं में भी बेमेतरा है पहले नंबर में गेहूं। और कहीं आ रहा है बेमेतरा? देखिए ध्यान से इस को देखते रहिए। अब यहाँ फिर बेमेतरा है, तो बेमेतरा और किस में है? मटर में भी है। और बेमेतरा फिर से है कपास में। ठीक, इसके बाद तो नहीं है ना बेमेतरा? नहीं है। ठीक, तो 4 फसलों में जो है बेमेतरा। तो देखिए बेमेतरा लिख लेना है, उसके आगे में उनका जिन जिन फसलों में जो है वो सर्वाधिक उत्पादन है उसे। तो धान, गेहूं हो गया, मटर हो गया और कौन सा? कपास। तो इन 4 फसलों में बेमेतरा हो गया। ठीक, तो बेमेतरा के लिए बन गया, इसके साथ 4 फसल कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखिए कौन सा है यहाँ? सुकमा। तो सुकमा किसमें है? ज्वार में। और किसी में है सुकमा? एक बार देख सकते हैं टेबल को पूरा। तो देखिए एक बार पूरा टेबल को देखिए, सुकमा और कहीं दिख रहा है? तो सुकमा सिर्फ किसमें बस है? ज्वार बस में। ठीक, तो अलग से आप इसे फिर से लिख लेंगे, सुकमा उसके आगे ज्वार। अब चौथा है सरगुजा। तो सरगुजा का बाजरा है। तो एक बार फिर से पूरे टेबल में देख लीजिए, सरगुजा और कहीं है? तो देखिए सरगुजा 2 जगह और है। तो ये सरगुजा राई सरसों के लिए और सरगुजा अलसी के लिए भी है। तो अलसी हो गया, राई सरसों हो गया। ठीक, और ऊपर में क्या था? बाजरा, सरसों, राई सरसों, अलसी और बाजरा। ठीक, अब देखते हैं बलरामपुर। तो बलरामपुर बहुत से फसलों के लिए जो है नंबर 1 में है। तो बलरामपुर पहले तो जौ के लिए हो गया, उसके बाद बलरामपुर को और देखना है। तो बलरामपुर और किसके लिए है? तिल के लिए। तो तिल के लिए भी पहले स्थान पर है बलरामपुर। ठीक, अब उसके बाद देखिए बस्तर। बस्तर मक्का के लिए है, कोदो कुटकी के लिए है। मक्का, कोदो कुटकी के लिए है। इसके अलावा भी अगर नीचे में कुछ है तो देख लीजिए, एक और होना चाहिए, मक्का, कोदो कुटकी। ठीक, तो ये 2 के लिए है। फिर कोंडागांव को देख लीजिए, कोंडागांव रागी के लिए है। रागी के अलावा और कुछ है? कुल्थी, रागी और कुल्थी के लिए। ठीक, रागी और कुल्थी में कौन सा है? कोंडागांव। कबीरधाम चना के लिए, कबीरधाम तुअर के लिए और कबीरधाम गन्ने के लिए भी है। तो 3 के लिए हो गया कबीरधाम। उसके बाद रायगढ़, रायगढ़ है मूंग मोट के लिए। और रायगढ़ कहीं है? तो रायगढ़ सिर्फ एक ही चीज के लिए है, मूंग और मोट के लिए। जसपुर उड़द के लिए है। जसपुर राम तिल के लिए भी है। जसपुर उड़द और जसपुर राम तिल के लिए भी है। ठीक, अब अगला आ गया कोंडा हो गया है मुंगेली। तो मुंगेली किसके लिए है? लाख तिउड़ा के लिए पहले स्थान पे है मुंगेली में सर्वाधिक उत्पादन। फिर खैरागढ़ छुई खदान, ये मसूर के लिए है। कबीरधाम हो चुका है, बेमेतरा हो चुका है। जसपुर मूंगफली के लिए भी है, तो ये भी हो चुका है। बलरामपुर तिल के लिए है, हो चुका है। खैरागढ़ छुई खदान सोयाबीन के लिए भी है। तो खैरागढ़ छुई खदान में मसूर और सोयाबीन 2 फसलों का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। फिर ये दुर्ग, दुर्ग में किया जाता है सूर्यमुखी का।
तो आप इसी प्रकार से एक अलग से अपना नोट्स बना लेंगे, पहले जिले का नाम, उसके बाद उसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इससे में आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे आप एक एक फसल का सर्वाधिक कौन है, द्वितीय कौन है, ऐसे याद नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ मैप में भी दे दिया गया है उसी को, जिसको हम पढ़े हैं अभी। तो बलरामपुर का 2 था, जौ और तिल था। जसपुर में उड़द राम तिल है और मूंगफली है। सरगुजा में था राई सरसों अलसी और बाजरा। रायगढ़ में मूंग और मोठ था। मुंगेली में तिवड़ा। कबीरधाम में था तुअर गन्ना और चना। बेमेतरा मटर धान और गेहूं के लिए है। और दुर्ग में सूर्यमुखी है। बेमेतरा में कपास भी होता है। और खैरागढ़ के में मसूर और सोयाबीन। और कोंडागांव कुल्थी के लिए है। कुल्थी और एक और है कोंडागांव में कुल्थी और रागी। बस्तर में कौन से है, मक्का है, कोदो कुटकी है। सुकमा में है जवार। ठीक, तो इसी प्रकार आपको भी याद रखना है। तो देखिए ये पूरा हमारा कृषि वाला चैप्टर हो गया। अब हम देखेंगे बागवानी फसल। तो ये भी 2 पेज दिया गया है, इसे भी पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।